नमस्कार, मैं डिकोडिंग से हरीश कुमार। बिहार की बात करेंगे आज और बिहार में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, बिहार में एसआईआर लागू हो रहा है, बिहार में तेजस्वी का क्या गणित है, बिहार में जेडीयू क्या कर रही है, बिहार में का जंगल राज आ गया है। इतनी सारी बातें हैं और इन सारी बातों के आगे जवाब देने के लिए फेमस जर्नलिस्ट नूर जी हैं। नमस्कार नूर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार हरीश जी। सर, बिहार तो आजकल भारत में चारों तरफ छाया हुआ है और एसआईआर को लेके इतनी सारी बातें हो रही हैं। अभी तेजस्वी जी का बयान है कि 10 से 12% लोगों का नाम काटने की प्रयास कर रहे चुनाव आयोग। उनको ये कहीं से तेजस्वी यादव को ये कहीं से पता चला है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए हरीश जी, अभी जो मुद्दा बना हुआ है एसआईआर का मुद्दा काफी ज्यादा सुर्खियों में है। और जिस तरीके से एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर अंजुम ने जो मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा वाकई बहुत ज्यादा बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है, यहाँ तक कि देश की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। राहुल गांधी का ट्वीट आया, प्रियंका गांधी का ट्वीट आया, इसके अलावा भी विपक्ष के तमाम नेता इन उनके ट्वीट को लेकर के और उनके वीडियो को लेकर के लगातार सरकार पर तंज कसते जा रहे हैं। लेकिन आखिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस तरीके की वाकई गड़बड़ी हो रही है? अगर इस तरीके की अगर गड़बड़ी हो रही है, जैसा कि अजीत अंजुम ने अपनी वीडियो में दिखाया है, तो यह वाकई बहुत बड़ी लापरवाही है और इस पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरीके की अगर घटना कहीं भी सामने आ रही है, तो ये वाकई लोकतंत्र को धाराशायी करने वाली चीज है और इस पर सरकार तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। सर, ये तो बात एसआईआर की हो रही है, इसी बीच मुझे एक बात याद आएगी कि एडीजी है बिहार सरकार के, एडीजी जो है कुंदन कृष्णम, वो कहते हैं कि भाई मई जून में हत्याएं जो है वो ज्यादा होती है ना। मई जून में ज्यादा मर्डर नहीं होते। सॉरी, मैं उनका स्टेटमेंट ही पढ़ देता हूँ, मेरे पास स्टेटमेंट है, मैं वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं, किसानों के पास काम नहीं होता, इसलिए ज्यादा क्राइम होते हैं। सर, एडीजी का इस तरीके का बयान, या तो बयान का मायना क्या है पहले ये समझाइए, और क्या कोई एडीजी इस तरीके का भी बयान दे सकता है? देखिए हरीश जी, सबसे पहले सोचने वाली बात है कि जब एक आला ऑफिसर का ये बयान आता है और जिस तरीके से उनका बयान आप बता रहे हैं और मैंने भी पढ़ा है, किसानों को टारगेट किया जा रहा है या जिस तरीके से किसान पर बयान दिया जा रहा है, ये वाकई इस तरीके से बयान नहीं दिया जाना चाहिए। और एक बार उन्हें सोचने की जरूरत है कि आखिर किसान कैसे हत्या कर सकते हैं। क्या वो जो पांचों अभी जो बिहार की राजधानी पटना में जिस तरीके से पारस अस्पताल में हत्या हुई है, क्या वो आपको किसी भी एंगल से किसान दिखते हैं? ये सोचना चाहिए और बेतुके बयान से बचना चाहिए। एक ऑफिसर हैं आप और ऑफिसर का ये बयान, जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए ये बयान, ये बचकाना बयान है और इस तरीके से बयान से बचना चाहिए। एडीजी को चाहिए कि जिस तरीके से बिहार में खुलेआम शराबबंदी को लेकर के जो पुलिस यहाँ पर मौजूद होते हैं, लगातार तलाशी करते हैं, गाड़ियां पकड़ते हैं और ये जग जाहिर जानता है कि यहाँ की पुलिस क्या करती है। तो इस तरीके से लगाम लगाने के बजाय और इस तरीके से किसानों को बदनाम किया जा रहा है, चूंकि चुनाव का समय है तो एक अलग ये मुद्दा उठ जाएगा। हाल फिलहाल में 15 दिनों के अंदर में कई सारी घटनाएं होती है, जैसा कि अभी जिस तरीके से खेमका की मर्डर होती है, उसके अलावा भी कई सारी हत्याएं होती है। तो इस पर लगाम लगानी चाहिए प्रशासन को, ना कि उन पर ये कह देना, अपना पल्लू झाड़ लेना कि ये किसानों की गलती है और इसमें मई जून के महीने में ऐसे होते हैं, चुनाव में ऐसे होते हैं। इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। इसकी मैं निंदा करता हूँ और ये मैं जरूर कहूंगा कि एडीजी को एक बार सोचना चाहिए कि किस तरीके का वो बयान दे रहे हैं, किस तरीके के पोस्ट में बैठे हुए हैं, इस पर एक बार गौर करना चाहिए। क्योंकि अगर वो बयान दे रहे हैं तो इसका असर आम जनता में फिर विश्वसनीयता खड़ा करेगा कि पुलिस की विश्वसनीयता क्या है और एक भय का माहौल बन जाएगा, जो इस तरीके के बयान नहीं होने चाहिए। देखिए, ये कहते हैं कि मई जून में किसानों के पास कोई काम नहीं होता और इसलिए हत्याएं बढ़ जाती हैं। और पिछले सर 2 महीने से हम देखें, एक व्यापारी को मार दिया गया, ये पारस हॉस्पिटल के रूम नंबर 209 में घुस के एक 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 गैंगस्टर को मार दिया जाता है।
सर अगर आप सोचिए ये घटनाएँ अगर राजद की सरकार में होती, तो अब तक मीडिया में खबरें चल रही थी कि जंगल राज है। तो हम क्यों ना इसको कहें कि यह जंगल राज क्यों है और इससे हम क्या बात कर सकते हैं कि जंगल राज सिर्फ एक पार्टी का या फिर महागठबंधन के ऊपर मत देना, या तो जाती होगी उनके साथ, जबकि इस तरीके की 2 महीने से इस तरीके की घटनाएँ कितनी बिहार में दिखी। देखिए हरि जी, ये बहुत अहम सवाल है और इस पर गौर करने वाली बात है कि जिस तरीके से सरेआम राजधानी पटना की बात कर रहे हैं। पटना में जिस तरीके से हत्या होती है और पाँचों जो हत्यारे हैं, वो एकदम सरेआम आते हैं और पिस्टल ऐसे तान करके हत्या करते हैं। इसके बाद जैसे वो वापस आते हैं, उस दरमियान का भी वीडियो वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पे अभी मौजूद है। जिस तरीके से वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई मर्डर नहीं, बल्कि पिकनिक या कहीं पे घूमने आया। इस तरीके से वो उनके चाल-चलन दिखे जा रहे हैं। अगर इस तरीके का मर्डर सरेआम पटना में अगर होती है, ये चीज़ें, तो ये ब वाक़ई बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से आरजेडी के शासनकाल में या लालू यादव के शासनकाल पे सवाल उठ रहे हैं, जंगराज की बातें हो रही है, तो क्या इससे भी ज़्यादा कोई जंगलराज है? अगर एक नज़रिए से देखा जाए, तो ये सवाल लाज़मी है उठना। और इसमें भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? आखिर क्यों ऐसी घटनाएँ हो जा रही है? क्या सरकार कोई दूसरे आदमी चला रहे हैं? चुनाव है इसलिए कोई इसकी बागडोर कोई और रखा है? आखिर हो क्या रहा है? इस तरीके के तमाम सवाल फिलहाल यहाँ पे मौजूद है जिसका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर जवाब नहीं मिलती है, तो ये जनता में गलत मैसेज जाएगा और इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में बेहद दिखेगा। सर 2005 के बाद से जहाँ तक मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि 2005 के बाद से नीतीश कुमार को जो है लोग सिर्फ इसलिए पसंद करते थे क्योंकि ये जो क्राइम था, वो क्राइम को कहीं न कहीं बिल्कुल क्राइम फ्री स्टेट बनाने का काम किया था उन्होंने और सबसे ज़्यादा उनका रिस्पॉन्स जो है, उनकी सरकार का रिस्पॉन्स क्राइम पे ही था, ज़ीरो क्राइम, ज़ीरो टॉलरेंस नीति पे थे वो। मुझे लगता है कि जब से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्राइम इस स्तर पे पहुंच गया है और नीतीश कुमार को कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। तो हम क्यों ना मान लें कि ये जो विपक्षी दल कह रहे हैं कि वो मेंटली टायर्ड फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए हैं, ये हम क्यों ना मानें? हाँ, ऐसे आरोप जिस तरीके से नीतीश कुमार पर लग रहे हैं, तो नीतीश कुमार को आगे आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीज़ों को रखनी चाहिए बातों को, क्योंकि आने वाले चुनाव भी हैं, तब जाकर जनता समझेगी कि आखिर हकीकत क्या है। लेकिन नीतीश कुमार की खामोशी ज विपक्षी पार्टियाँ जो भी है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, मुकेश सैनी हो, ये मांझी हो, जो भी है जिस तरीके से लगातार बयान दे रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं गलत मैसेज आ रहा है और नीतीश कुमार अगर इस पर जवाब नहीं देते हैं, तो आने वाले वक़्त में उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये उनको मानना होगा। अब ये सोचेंगे कि नहीं नीतीश कुमार की हम सरकार बना लेंगे, चाहे इधर से या उधर से बना लेंगे, तो ये थोड़ी-सी चीज़ें सही नहीं है और आरजेडी को भी सोचना होगा कि अगर मान लीजिए वो सरकार में अच्छी खासी सीटें लेकर आती है आरजेडी, तो फिर वो नीतीश कुमार से हाथ ना मिलाए। नहीं तो फिर वो जनता का भरोसा फिर टूट जाती है और फिर जनता मायूस हो जाती है। तो दोनों चीज़ें हैं और जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि नीतीश कुमार पे जो आरोप लगाते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो इन कारणों से जैसा कि जो घटनाएँ सामने आ रही है, तो ऐसा तो वही लगता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार सामने आएँगे, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। रह गई बात अगर 2005 के बाद के आंकड़ों पे अगर गौर करें, तो वाक़ई नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अच्छे मुख्यमंत्री की भूमिका में भी रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट का काम किए हैं। रोड, सड़कों देखेंगे अगर बिहार की, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन क्राइम के मामले में बिहार अगर ऐसी स्थिति में है, तो फिर सड़कों का क्या फ़ायदा होगा? लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं सुधरेगा बिहार में, तो फिर इन सड़कों का क्या फ़ायदा होगा? लोगों को, आम लोगों को क्या चाहिए? सड़क चाहिए कि या उनसे ज़्यादा उनकी सेफ्टी चाहिए? सेफ्टी चाहिए ना, तो अगर नीतीश कुमार सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आम जनता कैसे भरोसा करेगी? और वाक़ई इनका जो भी विपक्षी पार्टियाँ हैं, जिस तरीके से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जगह-जगह घूम रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने आज बयान दिया है, पप्पू इस तरीके से पारस अस्पताल जाते हैं और वहाँ से उनको रोका जाता है और वो बयान देते हैं, तो ये
नूर, हमारा कनेक्शन कट गया था, एक बार फिर से क्या आप अपना जवाब दोहरा सकते हैं? मैं ये कह रहा था हरीश, जिस तरीके से बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, और जिस तरीके से आप ये सोचिए कि बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल में एक कैदी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, क्या उसके सुरक्षा में कोई भी पुलिस वाले नहीं मौजूद होते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर पुलिस वाले मौजूद हैं, तो क्या ये पुलिस वालों की आँखों के सामने 5 जो है हत्यारे आते हैं और पिस्तौल लहराते हुए सरेआम पूरे अफरा-तफरी मचाकर चले जाते हैं? ये सोचने वाली बात है ना। ये कानून व्यवस्था पर सवाल है। या तो पुलिस नहीं होगा, अगर पुलिस नहीं है तो क्यों नहीं है? एक कैदी के पास जिनकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो वो गैंगस्टर है, उनकी हिस्ट्री है, और उसके बावजूद भी उनको सुरक्षा नहीं है। तो इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन रह गई बात अगर नीतीश कुमार की, अगर नीतीश कुमार इन सब मामलों पर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर जवाब नहीं देते हैं, तो ये आने वाले वक़्त में एक बहुत ही यूँ कह सकते हैं कि वोट बैंक में उनकी बहुत गिरावट आएगी, और आम जनता में भी उनकी विश्वसनीयता कहीं न कहीं खराब हो जाएगी। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि 2005 के बाद क्या नीतीश कुमार पे इस तरीके से लगातार अपराध की घटनाएँ बढ़ रही है? क्या कोई डेवलपमेंट का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आपको बता दें कि 2005 के बाद अगर नीतीश कुमार जब देखेंगे, तो सड़कें बिहार में अच्छी बन गई हैं, लेकिन क्राइम पर कंट्रोल नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बिहार आते हैं चक्का जाम के समय, बिहार बंदी के समय, और वो सरेआम कहते हैं कि यहाँ पे तंज कसते हैं, यहाँ पे कहते हैं, और उनका बयान भी आता है कि नीतीश कुमार ने क्राइम कैपिटल बना दिया है बिहार को। तो इस तरीके से अगर तमाम बड़े-बड़े नेता अगर इस तरीके की बातें कहते हैं, तो फिर नीतीश कुमार के लिए ये सही नहीं है आने वाले वक़्त में। नीतीश कुमार पे इस पे साफ जवाब देना चाहिए, और नि एडीजी को भी इस पर एक बार फिर से उन्हें बयान दिया जाना चाहिए, और उन्हें कहा जाना चाहिए कि इस तरीके के बयान, जो भी इस तरीके की घटनाएँ करते हैं, उसको बख्शा नहीं जाएगा। शायद उनका अगर उनका ये स्टेटमेंट होता, तो आम जनता में पुलिस की छवि कुछ ज़्यादा होती, कुछ और होती। लेकिन अगर इस तरीके के बयान आ रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बहुत विश्वसनीयता का सवाल है, बहुत चीज़ें खराब हो रही है, और विपक्ष को एक मौका मिल जाएगा, और चूँकि मौका जब विपक्ष को मिल जाएगा, तो वो तंज कसेंगे, और उनकी जो विश्वसनीयता है, वो आम जनता में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी, और फिर जैसा कि आप सब जानते हैं कि वोट बैंक में फिर क्या होगा? नूर, किसी भी सरकार के 3 जो सबसे फंडामेंटल काम होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून का राज। इन तीनों ही मामले में नीतीश की सरकार ठहरती हुई दिख रही है। हालाँकि अभी उन्होंने फ्री बी जिसको कहते हैं फ्री बीज 125 यूनिट जो है बिजली फ्री की घोषणा की है। आपको नहीं लगता कि नीतीश थोड़े से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं इन चुनाव में, और शिक्षा में, रोजगार में, और जो कानून की व्यवस्था है उसमें, इन तीनों ही मामलों में वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं? देखिए हरीश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि किसी भी सरकार का दायित्व बनता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार 3 चीज़ें दिया जाना चाहिए आम जनता को, ताकि वो चीज़ें सही रहे, सरकार एक सुचालित सरकार चल सके। लेकिन क्राइम के इतिहास जैसा कि आपने अभी ज़िक्र किया, मैंने भी बताया कि जिस तरीके से बिहार में लगातार अपराध की घटनाएँ घटित हो रही है। इसके अलावा रोज़गार जिस तरीके से नहीं है, आज आप जब पटना सिर्फ़ राजधानी की बात करते हैं, तो यहाँ की सड़कों पर आप जाकर देखेंगे कि अच्छे खासे युवा, जिनकी उम्र अब एक्सपायर कर जाए कि अब एक्सपायर कर जाए, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। शायद इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं एक जॉब आए और उनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, इनके साथ-साथ उनके पूरे परिवार की स्थिति सुधर जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। और चूँकि वैकेंसियाँ भी आती है, कोई भी वैकेंसी अगर आती है, तो उसकी फुल होते हुए, उनकी रिज़ल्ट मतलब पूरा फुल एंड फाइनल होते हुए 5 से 6 साल गुज़र जाते हैं, और उसके बाद जिसकी नहीं होती है, बस वो उम्मीद में ही है। तो क्या बिहार में एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या युवा आज सिर्फ फॉर्म भरें? आज इसकी वैकेंसी आई है, आज उसकी वैकेंसी आई है, सिर्फ फॉर्म भरते रहे, रिज़ल्ट का कोई अता-पता नहीं, और फिर बाद में एक एज एक्सपायर कर जाने के बाद फिर यही पता चलेगा कि अरे! युवा तो बेरोज़गार हो गया, आप नौकरी दे नूर नहीं रहे हैं। नूर
5 लाख नौकरियों की बात तेजस्वी कर रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब वो ये नौकरियां मिल रही थी तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तेजस्वी यादव नहीं थे। पर फिर भी जेडीयू जो है वो कैसे इस मौके को अपने हाथ से जाने दे रही है, और जेडीयू के नेता ये बताने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए हैं कि ये जो नौकरियां बची हैं या नौकरियां दी गई हैं बच्चों को, उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। देखिए, ये तो सरकार का फेल्योर है या इनके जो भी है वो क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, ये तो उनकी चीज़ें हैं। लेकिन एक जर्नलिस्ट के टाइप से अगर हम सोचें, दोनों चीज़ों को सोचते हैं, तो अगर इस तरीके से सोचें, अगर मान लीजिए कि तेजस्वी यादव लगातार अगर रोज़गार पे बात कर रही है, तो जो यहाँ का जो युवा है, बिहार के खास करके युवा, जो भी युवा है, वो वर्ग कहीं न कहीं शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? उन्हें रोज़गार चाहिए। ऐसा तो नहीं है, पहले के जो आप रिकॉर्ड देखेंगे 2-3 इलेक्शन का, तो वहाँ पे कास्ट इक्वेशन ज़्यादा चलता था। लेकिन अभी युवा जो वर्ग है वो रोज़गार के मुद्दों पे ज़्यादा हावी हो रहे हैं। जैसा कि हम अगर दूसरे स्टेट के इलेक्शन की तुलना करेंगे, तो वो भी चीज़ें हैं। अगर बिहार की अगर बात करेंगे, तो बिहार में भी वो ठीक वैसा ही है। जिस तरीके से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार घूम-घूम कर कह रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, जनसुराज आने से क्या-क्या बदल जाएगा। तो कहीं न कहीं एक मानसिकता ज़रूर थोड़ी-सी चेंज तो बदलाव ज़रूर हुई है और ये आने वाले वक़्त में भी दिखेगा और ये ज़रूरी भी है दिखना। देखिए, बिहार में चाहे जिसकी भी बात हो रही हो, चाहे हम जेडीयू गठबंधन की करें, एनडीए की करें या महागठबंधन की करें, लेकिन अभी तो मुद्दे वही हवाओं में तैर रहे हैं जो प्रशांत किशोर ने बनाए हैं। यानी रोजगार मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सांप्रदायिक राजनीति है उससे तो अभी दूर दिख रहा है। बिहार अब एक मैच्योर डेमोक्रेसी के तरीके से अ, अब मुद्दों पे बात हो रही है, इतना तो मानेंगे नहीं आप। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बदलाव ज़रूर हुआ है। प्रशांत किशोर के आने से घूम-घूम चीज़ें घूमने से ना कुछ बदलाव ज़रूर हुआ है। लोग आज रोज़गार की बातें सुन रहे हैं। लोग ज़रूर सुन रहे हैं कि हाँ, रोज़गार कर रहे हैं। चलिए वोट पड़े या ना पड़े, सुन तो रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में तो लोग आ गए कि अब रोज़गार के मुद्दों पे बात हो रही है, अब उनके विकास के मुद्दों पे बात हो रही है। ऐसा तो पहले नहीं था। दूसरे इलेक्शन में तो लोग रोज़गार के मुद्दों पे सुनते तक नहीं थे। अब तो कम से कम लोग जो हैं रुक कर सुन रही है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने इन मुद्दों को उठाए हैं या बाकी भी जो भी विपक्षी नेता हैं, वो लगातार उठा रहे हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक कलम बाँट कर ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं पूरे बिहार के जो भी लोग हैं, वहाँ पे युवाओं को रोज़गार देना चाहता हूँ, इसलिए कलम बाँट रहा हूँ और उनके कलम पर भी हालाँकि सत्ता के गलियारों से कई तंज भी आए हैं कि कलम बाँटने वाले ही कट्टा बाँटेंगे, इस तरीके कई तरह के आरोप लगे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई भी मुख्य चेहरा, बिहार के जो भी मुख्य चेहरा है, चाहे वो तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर हो या इनके अलावा कोई भी नेता हो, अगर इस तरीके की बातें कहते हैं, तो ये अच्छी बात है और ऐसी राजनीति होनी चाहिए और बिल्कुल भी होनी चाहिए। क्योंकि राजनीति अगर ऐसी राजनीति होती है, तो आम जनता के हित उसी में उभरते हैं। ऐसे ऐसे समय में अगर नीतीश कुमार बाहर निकल के नहीं आते हैं और मीडिया में आके अपना स्टेटमेंट रिलीज नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये बात बैठ जाएगी कि नीतीश कुमार को कुछ न कुछ परेशानी है। क्योंकि आपने देखा होगा उड़ीसा के चुनाव में बीजू जनता दल के पटनायक साहब हैं, नवीन पटनायक, इनको कहीं न कहीं ये बताया गया था कि उनकी तबीयत गड़बड़ है और लोगों ने इस बात को बहुत सीरियस लिया और बीजेपी को वहाँ जो है मैंडेट मिला। तो इस बार कहीं न कहीं अगर नीतीश कुमार बाहर निकल के नहीं आते हैं, तो लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि नीतीश कुमार किन्हीं न किन्हीं समस्याओं से गुज़र रहे हैं, मानसिक समस्याओं से। हाँ, पिछले कुछ आरिज़ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले कुछ घटनाओं पे अगर गौर करें, तो ऐसी-ऐसी घटनाएँ हैं जो सोशल मीडिया पे मौजूद है। जिस तरीके से किसी को गमला रख देना सर पे, किसी का पैर पकड़ लेना, इस तरीके की घटनाएँ क्या एक सीएम होने के नाते अगर इस तरीके की घटनाएँ कर रहे हैं, तो आम जनता में कुछ ज़रूर है कि एक मैसेज गलत मैसेज जाएगा। और अगर नीतीश कुमार इस बारे में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे पिछले क कुछ सालों से नीतीश कुमार ने मीडिया से साफ दूरी बना ली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पा रहे हैं। हालाँकि जब तेजस्वी यादव के साथ जब वो गठबंधन में थे, उस दरमियान खड़े तो होते थे, मीडिया के सामने खड़े तो होते थे, तो आम जनता के बीच एक अवधारणा क्या जाएगी कि अरे नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री है, चलो खड़े तो हैं।
लेकिन इस तरीके से अगर नीतीश कुमार अगर बयान नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज़ों पे अगर बात नहीं रख रहे हैं, मीडिया से दूरी बना लिए, क्योंकि मीडिया एक ज़रिया है, नेताओं पर और आम जनता के बीच आदान-प्रदान बातचीत करने का। अगर इन चीज़ों से अगर वो दूरी बना लेते हैं, तो फिर ये ठीक नहीं है। ये वही होगा नूर जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, जनता वही मान लेगी कि सच में ऐसा हो सकता है, सच में नीतीश कुमार की मानसिकता ठीक नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, कई सारे स्लोगन वायरल हो रहे हैं। हालाँकि हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके के स्लोगन वायरल हो रहे हैं कि बीमार है नीतीश कुमार, तो कैसे चलेगा सरकार? इस तरीके से वायरल चीज़ें हो रही है, तो एक अवधारणा भी तो खराब हो रही है ना। नूर तो ये ठीक नहीं है, मेरा नीतीश कुमार एक हमत वाले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक स्टेट्समैन की छवि थी उनकी, और अब इस समय इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं और इसके बाद भी नीतीश कुमार मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खुद को डेंट कर रहे हैं। और यह सोचने वाली बात है कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कि वो मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं। सवाल उठना लाज़मी है, क्योंकि एक नेता को क्योंकि नेता है, सभी के मुद्दे उठाते हैं, ख़ास करके जब एक मुख्यमंत्री हो, तो ज़रूरी है हर मुद्दों पे बात रखना उनको, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे सरकार बचाने के लिए, आम जनता में विश्वास दिलाने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए कि ये चीज़ें हैं और इस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, ये चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें हो रही है, बताना चाहिए नीतीश कुमार को। लेकिन अगर नहीं बता रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है और आने वाले जैसा कि मैंने कहा बार-बार कह रहा हूँ कि आने वाले वक़्त में चुनाव में भी ये ठीक नहीं है, तो इसका असर बहुत ही नकारात्मक जाने वाला है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जिस तरीके से ट्वीट करते हैं कि आपको 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, इस तरीके से दिखा रहे हैं और एक अलग ही मुफ्त रेवड़ी चीज़ें बना रही है, तो क्राइम की चीज़ों पर भी कंट्रोल बोलना चाहिए। कम से कम एक ट्वीट भी कर देनी चाहिए ना चीज़ों को लेकर के। थोड़ा ज़्यादा होता अ, कि चलो इन्होंने कहा सही है। नूर समय कम है, एक एक मेरे पास सवाल है जिसका मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे जवाब चाहता हूँ। मैंने पिछली बार भी आपसे ये सवाल किया था कि आप प्रशांत किशोर के रोल को कैसे देखते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इतने मैच्योर डेमोक्रेसी बनेगी बिहार की जनता की किसी भी नई पार्टी को सत्ता पहुँचे? देखिए अगर आप खुद से ये सवाल अगर मैं पर्सनल अगर आप पूछ रहे हैं, जितना कि मैं रिसर्च कर पाया हूँ, प्रशांत किशोर जिस तरीके से घूम रहे हैं, जगह-जगह घूम रहे हैं, तो एक युवाओं का जोश ज़रूर है, उनके मुद्दों पे ज़रूर लोग सुनते हैं, जिस तरीके से रोज़गार की बातें कर रही है और भी कई तमाम की चीज़ें वो बातें कर रहे हैं, तो लोग ज़रूर सुनते हैं। लेकिन बिहार की जो रग-रग में मानसिकता बस गई है, जो कास्ट इक्वेशन बस गया यहाँ पर, तो उसको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ज़रूर है कि आने वाले वक़्त में जो इलेक्शन होगा, उसमें शायद ये मुद्दा हावी ना रहे और रोज़गार की चीज़ें रहे, तो ये एक अच्छा कदम है। प्रशांत किशोर जैसे नेता होने चाहिए और इन बातों को रखना चाहिए, ताकि जाकर के बिहार एक अच्छा विकसित हो जाए। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जिस तरीके से हम कास्ट इक्वेशन पिछले चुनाव दर चुनाव देखते आ रहे हैं, तो ये भी है कि जातिगत हावी भी ज़रूर रहेगी। कास्ट सिस्टम ज़रूर हावी है, क्योंकि यही एक चीज़ है जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कास्ट को तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आने वाले वक़्त में जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो ज़रूर सोचते हैं, जो पलायन करके बाहर जाते हैं, वो ज़रूर एक नज़र सोचते हैं कि अगर हम इसको वोट दे रहे हैं, तो क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? तो इस तरीके की बातें ज़रूर सोचेंगे। हालाँकि प्रशांत किशोर का मैं अगर पर्सनल आपने कहा, तो मैं बता रहा हूँ कि ये उनका अच्छा कदम है, लेकिन फिलहाल इन चुनाव में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन आने वाले वक़्त में ये बदलाव ज़रूर रखना है। नूर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने समय निकाला। हमने बिहार की बात ये जारी रखेंगे और आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।